राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, कक्षा 5वीं, विषय गणित, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25। तो साथियों, आज हम आपके सामने 25/2/2025 मंगलवार को जो गणित का पेपर हुआ था उसके हम आदर्श उत्तर आपके सामने लेकर आए हैं। जो हमारा मंगलवार के दिन हुआ था, विषय गणित, कक्षा 5वीं, और पूर्णांक जिसमें था आपका 60 अंक, और समय हमारा ढाई घंटे का था। तो आज हम गणित का पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के हमारे बहुविकल्पी है। इसमें 4 उत्तर दिए जाएंगे जिसमें एक हमारा सही होगा, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए हमारा 1 अंक इसमें निर्धारित है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, 600 धन 30 धन 7 को संख्या रूप में लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 630 और 7 को हम संख्या रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ 600 उत्तर दिया है, बी में हमारा जो उत्तर दिया है वो है 6,03,07, और सी में 3,076, और डी में 637। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 637। इस प्रकार से हम इसको संख्या के रूप में लिखेंगे। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, अंग्रेजी वर्णमाला के वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से हमारे वर्ड है जो आधे घुमाने पे हमको दिखाई देते हैं। मगर यहाँ पर जो उन्हें दिया हुआ है, पहला दिया है ए और बी, अगर इसको हम आधा घुमाते हैं तो ये वैसे का वैसा दिखाई नहीं देगा। अगर ओ और एक्स को यदि हम आधा घुमाएं, जैसे ये ओ है और ये एक्स है, हम चाहे इधर से देखें चाहे इस तरफ से देखें, ये हमेशा हमको एक जैसे दिखेंगे। तो इसका आंसर है हमारा बी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, दिए गए पैटर्न की 7, 9, 11, 13 खालिस्तान की अगली संख्या होगी। तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न दिया है, इसमें सबसे पहले उन्होंने 7 लिखा है, 7 के बाद हमारा 9 आया, 9 के बाद 11 आया, 11 के बाद 13 आया। यदि हम देखते हैं तो ये दोनों के बीच में हमारा 1 अंक और है। 7 के बाद हमारा 8 आएगा, मतलब 1 का अंतर। 9 के बाद 10 आएगा, इसमें भी 1 का अंतर। 11 के बाद 13 आएगा, इसमें भी हमारा 1 का अंतर है। तो 13 के बाद हमारा 1 के अंतर के बाद में हमारा क्या आएगा, तो वो आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 15। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 7, शतरंज के बोर्ड का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की लंबाई होगी। या शतरंज का बोर्ड का हमको क्या दे दिया, परिमाप दे दिया है। कहने का मतलब ये शतरंज का हमारा एक बोर्ड है, ठीक है, और इसका परिमाप, कहने का मतलब कि पूरी इसकी जो लंबाई है उसके बारे में हमको बता दिया उनने, 80 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की लंबाई बताओ। तो यहाँ पे वो लिख रहा है शतरंज के बोर्ड का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक भुजा की अगर हमको लंबाई पूछा है तो निश्चित बात है कि ये हमारे लिए एक वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग की बात कर रहे हैं तो चारों भुजाओं की लंबाई हमारी 80 सेंटीमीटर है। अगर इसमें हम 4 का भाग दे दें, 80 में यदि हम 4 का भाग दे दें तो हमारा आता है 20। कहने का मतलब कि इसकी एक भुजा की जो लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए बार चार्ट में किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो यहाँ पे बार चार्ट दिया है, सबसे पहले मुकेश, गोलू, उसके बाद है हमारा रोहन, फिर है अंजलि। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बार चार्ट में सबसे कम लंबाई
की अगर हम बात करें तो वो हमारे यहाँ रोहन की लंबाई सबसे कम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न के लिए हमारा कितने अंक है? 1 अंक है। तो इसमें हमारे खाली स्थान दिया हुआ है और खाली स्थान को हमको इसमें भरना है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 6, किसी बंद घेरे की कुल लंबाई को खाली स्थान कहते हैं। किसी बंद घेरे की कुल लंबाई को, तो बंद घेरा कोई भी होगा उसकी हम लंबाई को हम कहते हैं परिमाप। प्रश्न नंबर 7, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान, ये दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित एक भुजा की लंबाई। खाली स्थान में हमारा जाएगा एक भुजा की लंबाई। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजी के अक्षर ई का दर्पण में प्रतिबिंब होगा। अगर इस ई का हम दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे तो इस प्रकार से ये उल्टा बनेगा। प्रश्न नंबर 9, एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो 10 पेन की कीमत होगी। तो हम 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 पेन की कीमत हमारी 20 रुपये होगी। प्रश्न नंबर 10, 4000 मिलीलीटर में खाली स्थान लीटर होते हैं। तो 4000 मिलीलीटर जो लिखा है, 4000 मिलीलीटर लिखा हुआ है, यदि हम इसमें 1000 का भाग देते हैं, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर हमारा 1 लीटर होता है, तो यदि हमको शून्य को 3 से 3 शून्य काट देंगे तो हमारा 4 बचता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 लीटर। कहने का मतलब ये है कि 4000 मिलीलीटर में 4 लीटर होते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 जो है, ये प्रत्येक प्रश्न हमारे 2 अंक के हैं। तो हमको प्रत्येक प्रश्न में कितने अंक निर्धारित किया गया है? 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 11। समकोण के दुगने माप का कोण कितने अंश का होता है? हमको समकोण के दुगने माप का कोण के बारे में हमको जानकारी बताना है। तो एक समकोण जो होता है ये हमारा होता है 90 अंश का। ठीक है, एक समकोण हमारा कितने अंश का होगा? एक समकोण बराबर हमारा 90 अंश। तो यहाँ दुगने बोल रहा है, तो दुगने का मतलब होता है 2 समकोण। तो 2 समकोण बराबर कितना होगा? हम 90 गुणित 2 कर देंगे तो 180 अंश। तो हमको सिर्फ प्रश्न में इतना ही पूछा है। यदि उसमें ये पूछता कि समकोण के दुगने माप के कोण कितने अंश का होता है तथा वह कौन सा कोण कहलाता है, तो हम ये लिख सकते थे उसमें 180 अंश सरल कोण, क्योंकि ये जो बनेगा एक सरल कोण बनेगा। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 12। नीचे दी गई घड़ियों के समय देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं घड़ी दी हुई है, ये 1 नंबर की घड़ी है, ये 2 नंबर की घड़ी है। तो हमको सुइयों को देख के बताना है कि इसमें कौन सा कोण बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहली वाली जो घड़ी है इसमें हमारा इस समय 7 बज रहा है, और 7 बज रहा है तो ये अवस्था जो यहाँ पे जो दिखाई जा रही है, यह हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? ये हमारा अधिक कोण कहलाएगा। उसी प्रकार से हम आकृति नंबर अगर हम 2 को देखते हैं, आकृति नंबर 2 देखते हैं, तो इसमें जो समय बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 6:45। तो 6:45 ये जो बना हुआ है ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 13।
हम प्रश्न नंबर 13 की बात कर रहे हैं। एक आयताकार टेबल टेनिस की लंबाई 50 सेंटीमीटर। एक आयताकार टेबल टेनिस की लंबाई 50 सेंटीमीटर व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको इसमें क्या क्या बताना है? इसमें हमको क्षेत्रफल बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लंबाई हो रही है वो 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हमारी 20 सेंटीमीटर है और हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। आयताकार क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये इसका सूत्र है और इसी सूत्र के अनुसार हम इसको हल करेंगे। तो लंबाई हमारी होगी 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर और दोनों का गुणा हमने किए तो ये हो गया हमारा 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने गुणा किए तो क्या हो गया हमारा 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 14। एक ऐसी आकृति बनाइए जिसे आधा घुमाने पर पहले जैसे दिखाई दे। तो यदि इसमें हमको आकृति बनाना है तो हम एक इसमें वर्ग की आकृति बना सकते हैं और हम इस प्रकार से एक आकृति बना दे या हम एच लिख दे। ये दोनों को अगर हम आधा घुमाएंगे तो ये पहले जैसे ही दिखाई देगी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 15। एक घनाभ में कितनी सतह तथा कोर होती है? ठीक है, एक घनाभ में कितनी सतह तथा कितनी कोर होती है? तो एक घनाभ में हमारी 6 सतह होगी तथा 12 हमारी क्या होगी? कोर होगी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16। एक गेंद का वजन 50 ग्राम है, समान वजन की 5 गेंदों का वजन कितना होगा? तो इसको हमको हल करने के लिए हम एक एक नियम के आधार पर करेंगे। जबकि एक गेंद का वजन 50 ग्राम है, इसलिए 5 गेंद का वजन कितना होगा? तो 50 गुणित 5 बटे 1 और हम पूरा इसको गुणा से जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250 ग्राम। अतः कहने का मतलब ये है कि 5 गेंद का वजन हमारा 250 ग्राम होगा। अब इसके बाद दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 डब्बे में उनने हमको आकृति बना के बताया है। एक ये जो ऊपर चली गई है, फिर इस भाग से ऐसी टेढ़ी गई है, फिर यहाँ गई है। इसके बाद की आकृति क्या आएगी? तो इसके बाद की आकृति इसके विपरीत आएगी, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इस ऐसे आने के बाद वो इस तरफ आ जाएगी, उसके बाद फिर घूम के हमारी इस दिशा में चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 आकृतियों का उसमें निर्माण होगा। ठीक है, दूसरी आकृति भी वहाँ पर दिया है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये डब्बा बना हुआ है, ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद इसको इस प्रकार से काट दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे पहले भाग में यहाँ पे उनने ब्रेक करके छोड़ा है। ठीक है, ये वाले भाग में। अब यहाँ से हम एक को छोड़ के हम दूसरा भर देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक को छोड़ के यहाँ तीसरा में भर देंगे, फिर एक को छोड़ के फिर हम यहाँ भर देंगे, फिर एक को छोड़ के हम यहाँ भर देंगे और फिर ये अंत में ये। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे कि इस 3 के बाद में 3 डब्बे में इस प्रकार से हम भर सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 18। नीचे दिए गए कक्षा के नक्शे को देखकर बताइए कि कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे और कितनी अलमारी है। तो इसमें हमको काय की संख्या बताना है, खिड़की, दरवाजा और अलमारी। तो यदि हम इस चित्र को देखते हैं, यदि हम चित्र को देखें, हम चित्र को यदि देखते हैं तो यहाँ पे 2 बनी है खिड़की। ठीक है,
इस जगह पे हमारी अलमारी बनी है जो एक है, यहाँ पे दो हमारी खिड़की हो गई, यहाँ एक अलमारी हो गई और यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो एक हमारा दरवाज़ा हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है, खिड़की हमारी दो हो गई, खिड़की हमारी दो हो गई, दरवाज़ा हमारा एक हो गया और अलमारी भी हमारी कितनी हो गई, एक हो गई। इसके बाद है प्रश्न 19, 7.5 को भिन्न में बदलिए। तो 7.5 को हम भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे 7.5 बटे दशमलव का एक और बाकी संख्या का शून्य, तो ये हो गया 7.5 बटे 10 हो गया, बराबर तो ये हो गया 75 बटे 10। यदि इसको हम काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 15 बार। तो काटने के बाद हमारा आ गया 15 बटे 2 और 15 बटे 2 को भी हमने जब सरल किए तो वो आ गया हमारा 7 सही 1 बटे 2। तो 7.5 को भिन्न में यदि हमको लिखना है तो हम उसको 15 बटे 2 लिख सकते हैं या 7 सही 1 बटे 2 लिख सकते हैं। ये दोनों उत्तर उसके सही हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत आकृति बनाई गई है। एक आयत की आकृति बनी है। जैसे ये मैंने यहाँ पे एक आयत की आकृति बनाया हूँ जो 30 सेंटीमीटर लंबे पतले तार की बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। हमको यहाँ पे उसकी क्या बताना है, चौड़ाई। उसने बता दिया, क्या क्या बता दिया, आयत का परिमाप, अगर पतले तार की आकृति अगर बनी है 30 सेंटीमीटर की तो वो परिमाप कहलाएगा। तो आयत का परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर और आयत की हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले हमने इस प्रश्न को दो प्रकार से आपको हल करके बताया है। ये पहले प्रकार से हम कैसे हल कर सकते हैं और दूसरे प्रकार से कैसे करेंगे, दोनों उसके उत्तर एकदम सही हैं। जैसे यह हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर के लंबे पतले तार से ये हमने एक आयत की आकृति बना दी है। ठीक है, लंबाई बोल रहा है 9 सेंटीमीटर, तो ये हमारे आयत की लंबाई हो गई जो ये 9 सेंटीमीटर की हो गई। इसी के सामने की भुजा भी क्योंकि बराबर होगी तो ये भी हमारी 9 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो हम दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया हमारी ये 18 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, हमारी आयत का परिमाप कितना है, यह तो 30 सेंटीमीटर बता रहा है, तो 30 में से यदि हम 18 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 12 बचेगा। और 12 ये जो बच रहा है, कहने का मतलब ये चौड़ाई और ये चौड़ाई है। ठीक है, दो चौड़ाई है इसमें, 12-12, तो यदि हम इसमें 2 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो हम इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने लिखे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें चौड़ाई कितनी है, 2 है, तो हमने लिख दिए 2 चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप ऋण, क्योंकि लंबाई भी हमारी कितनी है, 2 है, तो आयत का परिमाप छोटा कोष्टक 2 लंबाई, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो उसके बाद का जो हमारा स्टेप आएगा वो 2 चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप कितना है हमारा, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हुआ और लंबाई हमारी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो ऋण छोटा कोष्टक हमने लगाया इसमें, 2 गुणित 9, जब जब हमने इसको हल किए ये हो गया 30 ऋण 18। ठीक है, 30 ऋण 18, जब हमने 30 में से 18 घटाए तो हमारा आ गया 12। 2 चौड़ाई बराबर कितना हो रहा है, 12, तो एक चौड़ाई बराबर कितना हुआ हमारा, 12/2। कहने का मतलब हमारी जो चौड़ाई आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। इस प्रश्न को इस प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है,
हम एक तरीका और है, वैसे भी हम आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 20 दूसरी विधि है इसकी। यह हमारा आयत का परिमाप बना हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आयत का परिमाप कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी होगी हमारी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये लंबाई 9 सेंटीमीटर, इसके सामने वाली लंबाई भी हमारी 9 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और ये चौड़ाई की हमको ज्ञात करना है, तो हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। तो ये हमारा चित्र के द्वारा हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखे आयत का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए हमारा जो आयत के परिमाप का जो सूत्र है, उसी सूत्र को हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है आयत का परिमाप बराबर 2 छोटा कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ आयत का परिमाप हमारा अभी हमने देखे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 और हमारी लंबाई कितनी है, अभी हमने देखे थे 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे छोटे कोष्टक पे हमने 9 धन चौड़ाई लिख दिए। उसके बाद दूसरी स्टेप 30 सेंटीमीटर, तो ये क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो यहाँ हमारा गुणा का निशान हो जाएगा, ठीक है। गुणा का निशान हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया और कोष्टक में हमने लिख दिए 2 चौड़ाई, ठीक है। अब उसके बाद ये 18 का यहाँ पक्षांतर हुआ, ये धन की संख्या, तो यहाँ पे आके ऋण की संख्या हो गई, तो 30 ऋण 18 बराबर, क्योंकि हमारी 2 चौड़ाई बची थी, तो यहाँ पे हो गया 2 चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद आ गया 30 में से 18 घटाए हमने, तो 12 आ गए। 12 बराबर हमारी कितनी है 2 चौड़ाई है, तो हमारी एक चौड़ाई कितनी होगी, तो हम यहाँ पे जो 2 है, जब यहाँ पक्षांतर होगा, क्योंकि ये चौड़ाई के साथ में है, तो ये भाग में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको काटेंगे तो 6, तो इसका जो आंसर आ गया हमारा, अतः आयत की चौड़ाई हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। चार्ट में देखकर बताइए। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, बच्चे को कितना भाग फुटबॉल खेलना और कितना भाग हॉकी खेलना पसंद करते। इस चित्र में या इस वृत्त में जो पूछा गया है हमको कि कौन कौन से बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और कौन कौन से बच्चे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, कितने भाग में उनको खेलना पसंद है, इस बात में यहाँ पे पूछा गया है। तो हम चित्र में हम यदि देखते हैं, ये वाला भाग जो बना हुआ है ऐसा करके और ऐसा, तो ये फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। यदि हम इसी चित्र को देखें तो सही मायने में वो इस प्रकार से है, ठीक है। ये हमारा 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इसमें 4 भाग हो गए। तो कहने का मतलब फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे हैं वो 1 भाग में पर खेल रहे हैं, और इसमें कितने भाग है 4, तो फुटबॉल खेलना कितने लोगों को पसंद है, 1/4 भाग के लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद है। और हॉकी खेलना, तो यहाँ पे 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग, तो हॉकी खेलना कितने लोगों को पसंद है, तो 3/4 भाग को हॉकी खेलना पसंद है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हल कीजिए 32 गुणित 12, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमारे हर वर्ष आते हैं। अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिए 32 गुणित 12, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लें तो आपको ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसा सबसे पहले हम इस प्रकार से लिख दें, जैसा ये लिखा है ऐसे इसको लिख देंगे 32 और 12, ठीक है। 32 और 12 लिख देंगे, तो ये 3 और 1 है, इसको उठा के थोड़ा आगे लिख देंगे, ठीक है, हो गया। इसके बाद ये 2 और 2 जो लिखा है, इसको उठा के हम थोड़ा इधर आगे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 और 1 लिख दिए, यहाँ 2 और 2 लिख दिए,
और यहाँ 32 और 12 होगा। और यदि हम सूत्र की बात करें तो इसका इस प्रकार से सूत्र बनता है 1 गुणित 1। अगर हम ये याद रखें तो 2 अंकों में 2 अंकों को गुणा के लिए ये इस प्रकार से सूत्र हम बना सकते हैं। और इसमें किस प्रकार से भले, ये पहला वाला जो भाग दिया यहाँ पे 2 और 2 लिख देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से गुणा का निशान, तो ये 32 है और ये 12 है, और यहाँ पे 3 और ये 1 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 दूनी हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दूसरी स्टेप हमारी ये वाली आती है, उस हम 2 और 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, तो ये हमने 2 लिख दिए। और 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो हमने ये 6 लिख दिए। और 2 और 6 को जोड़े तो हमारा कितना आ गया, 8। तो इस 8 को उठा के हम यहाँ लिख देंगे, ये 8 हमने लिख दिए। उसके बाद 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 आएगा, ये आ गया हमारा 384। आप 1-2 बार देखेंगे, अब तिर्यक गुणा बहुत आसान है। अब इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के जो प्रश्न दिया गया है, ये नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न हमारा 5 अंक का है, और ये हमारे सबसे बड़े प्रश्न हैं, जिसको में कितने अंक हमको मिलना है, 5 अंक मिलना है। प्रश्न नंबर 23 है, एक विद्यालय के 250 बच्चों को पिकनिक पर ले जाना है। एक विद्यालय में 250 बच्चे कहाँ लेके जा रहा है, पिकनिक में लेके जाना है। यदि एक बस में कुल 50 बच्चे बैठ सकते हैं, एक बस में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 50 बच्चे बैठ रहे हैं, तो बताइए ऐसी कुल कितनी बसें की आवश्यकता है। तो हमको यहाँ बसों की संख्या निकालना है, क्योंकि यहाँ बोल रहा कुल कितनी बसों की आवश्यकता है। एक बस में 50 बच्चे बैठ रहे हैं, बच्चों की संख्या 250 है, तो हमको बस की कितनी आवश्यकता होगी। इसको हल करने के लिए हम एक एक नियम के आधार पर इसको आसानी से कर सकते हैं। जबकि 50 बच्चे के लिए कितनी बस है, एक बस है। ठीक है, 50 बच्चे के लिए एक बस है, तो एक बच्चे के लिए कितनी बस आएगी। तो यहाँ पे हम एक एक गुणित 1/50, 1 गुणित 1/50 हमने लिख दिए, और इसको हल किए तो आ गया हमारा 1/50। एक बच्चों को कितने बस की जरूरत पड़ेगी, 1/50 बस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारे बच्चे कितने, 250, तो हम यहाँ लिख देंगे इसलिए 250 बच्चों के लिए। तो यहाँ 250 गुणित 1/50, इसको हमने काटे, शून्य से शून्य काट दिए, 5 एकम 5, 5 25, तो ये हमारा जो आंसर आ गया, ये आ गया 5 बस। 250 बच्चों को बैठने के लिए कितने बस की आवश्यकता पड़ेगी, 5 बसों की हमको आवश्यकता होगी। ठीक है, ये 23 नंबर का प्रश्न था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24। राजू ने एक दीवार की पुताई सोमवार को 3/8 भाग, मंगलवार को 3/8 भाग, मंगलवार को 4/8 भाग की पुताई की। बताइए इन दोनों में राजू ने कितने भाग दीवार की पुताई की। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि सोमवार और मंगलवार को कितनी उसने पुताई किया। ठीक है, उसके बाद और पूछता है वो कि और कितने भाग की पुताई किया जाना शेष है। यहाँ 2 चीजें पूछ रहा है कि राजू ने 2 दिन में जो पुताई किया वो कितनी किया है, और अब कितनी और शेष है। 2 बातें हमको यहाँ पे पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले हम जो इसमें निकालेंगे, राजू ने 2 दिन में पुताई की, क्योंकि हमको ये सोमवार का और मंगलवार का निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे सोमवार धन मंगलवार बराबर कुल पुताई, क्योंकि सोमवार और मंगलवार को कुल पुताई कितनी किया, पहले हम ये निकालेंगे। तो सोमवार को उनने 3/8 किया है, और मंगलवार को इनने 4/8 किया है। हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि हर हमारे समान है, तो अंश हमारे आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 7/8। ठीक है, तो सोमवार और मंगलवार को इन्हें 7/8 भाग की पुताई किया।
अब पूछ रहा है कि और कितने भाग की पुताई किया जाना शेष है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि सोमवार के दिन 3/8 और मंगलवार को के दिन 4/8। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया कि हर की जो स्थिति बताई जा रही है वो संपूर्णता की बताई जा रही है। कहने का मतलब कि जिस दीवार को पोतना है उसके कितने भाग है, ये 8 भाग है। ठीक है, 8 भाग है तो कुल कितने भाग हुए हैं? अगर संपूर्ण दीवार की हम बात करेंगे तो संपूर्ण दीवार हमारी 8/8 है। ठीक है, कुल दीवार हमारी कितनी हो गई? अब हम यहाँ निकालेंगे शेष दीवार की पुताई। यहाँ जो लिखे हैं हमने, शेष दीवार की पुताई बराबर कुल दीवार ऋण कुल पुताई। तो कुल पुताई कितनी हुई? 7/8। और कुल दीवार कितनी है हमारी? 8/8। तो 8/8 में से ऋण 7/8 यदि हम घटाएंगे, हर इसके भी समान है, तो 8 में से हम 7 को घटा देंगे तो हमारी पुताई वाले जो भाग जो बचेंगे वो बचेगा 1/8। कहने का मतलब कि राजू की दीवार का 1/8 भाग पुताई के लिए अभी शेष है। ठीक है, ये 24 नंबर का प्रश्न हुआ। अब हम आगे की बात करते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, 15, 30, 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। सबसे बड़े साझा गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे बड़े साझा गुणनखंड को हम समापवर्तक कहते हैं, शायद आपको मालूम होगा। इसमें हमको अपवर्तक ज्ञात करना है सबसे पहले, और उसके बाद हमको समान अपवर्तक ज्ञात करना है, और बाद में हम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। चलिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे। ये 15 के हमने गुणनखंड निकाले, 3 का भाग दिए तो 3 5 15, 5 आ गया। फिर 5 का भाग दिए तो 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, तो हमने 15 के गुणनखंड लिख दिए, क्योंकि 1 है, 3 है, 5 है, तो 1 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, उसके बाद हमने 30 का गुणनखंड निकाले, तो 30 में हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 15 बार गया। फिर 3 का भाग देंगे तो ये 5 बार गया, और 5 का भाग देंगे तो ये 1 बार गया। तो हमने 30 के गुणनखंड लिख दिए, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ये हो गया हमारा 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। इसके बाद हम निकालेंगे 45 का। तो 45 का हमने भाग दिए, तो 3 का हमने भाग दिए तो पहली बार गया 15। उसके बाद फिर हमने 3 का भाग 15 में दिए तो 5 बार गए, फिर 5 का भाग दिए तो 1 बार गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका गुणनखंड बने 1 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। इसके बाद हम इसमें देखेंगे साझा गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं 15, 30, 45 में तीनों में हमारा 1 आया तो हमने ये 1 लिख दिए। फिर उसके बाद तीनों में आया तो हमने ये 3 लिख दिए, और फिर 15, 30, 45 में 5 आया तो हमने 5 लिख दिए। तो ये हो गया हमारा साझा गुणनखंड जो 15, 30, 45 में आए हुए हैं, 1 गुणित 3 गुणित 5। और जब हमने तीनों का गुणा किए, जिसमें सबसे बड़ा साझा गुणनखंड निकला हमारा 15। तो साथियों, इसमें 15 एक ऐसा साझा गुणनखंड है जो जो हमारा 15, 30 और 45 को पूरा पूरा विभाजित करेगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 26। राजेश ने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 41,580 रुपये उधार लिए। वह अगले 6 महीने में
बराबर बराबर किस्त में रुपए वापस करता है, तो बताइए वह हर महीने अपने दोस्त को कितने रुपए देता है। अब यहाँ हमको प्रश्न बोल रहा है कि राजेश ने अपने दोस्त से 41,580 रुपये उधार लिया और उनने 6 महीने की बराबर किस्त बनाया। ठीक है, तो 1 महीने में वो कितने पैसे वापस करेगा, इसकी हमको यहाँ पे जानकारी देना है। तो साथियों, सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। राजेश ने अपने दोस्त से उधार लिया, कितना लिया? 41,580 रुपये। 6 माह में बराबर बराबर किस्त दी है, तो 41,580 भागित 6, जब हम 6 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6,930 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे भाग दे के भी हम जानकारी को बताएंगे कि हमने इसका रफ काम कैसे किए, क्योंकि ये इसमें ज़रा ज़्यादा विशेष है। हमने 6 का भाग दिए, तो 6 का भाग 41 में दिए, तो 6 बार गए, 6 से 36, हमने 11 में से 6 घटाए तो 5 आया और उसके बाद हमने 5 उतारे, तो ये हो गया हमारा कितना? 55। 55 का भाग दिए तो हमारा 9 बार गया, तो 6 नाम हमारा कितना हो गया? 54 हो गया। 55 में से 54 घटाए तो हमारा 1 आया, उसके बाद हमने ये 8 को उतारे, 8 लेके आए, तो ये हो गया हमारा 18। फिर हमने भाग दिए तो 6 तिया हमारा 18 हो गया, और 8 में से 8 गए शून्य, 8 में से 8 गए शून्य। अब इसके बाद क्या हुआ है? हमने शून्य उतारे हैं, और इसी जगह पे बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, क्योंकि हमको भाग देना है तो फिर हम भाग देंगे 6 शून्यम शून्य, इस प्रकार से भाग देंगे। शून्य में से हम शून्य घटाएंगे तो हमारा शून्य आएगा। इसके बाद हमारा जो आंसर आ गया कि 1 माह में किस्त कितनी देगा वो? 6,930 रुपये। तो साथियों, आपने देखा कि आज हमने आपके सामने कक्षा 5 विषय गणित के आदर्श उत्तर की हमने आपको जानकारी दी है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।